अहमदाबाद की गर्म दोपहर में उस दिन शहर हमेशा की तरह भाग रहा था, लेकिन पुराने शहर की एक संकरी गली में स्थित एक छोटे से दफ्तर के बाहर अचानक लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। साल 2007 था और अहमदाबाद में व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। शहर में कपड़े, मशीनरी, जमीन और छोटे बड़े निवेश का कारोबार करने वाले लोगों के लिए पैसा कमाने के नए रास्ते खुल रहे थे। इसी माहौल में 42 साल का मनोज भाई पटेल अपने परिवार के साथ नारनपुरा इलाके में रहता था। मनोज भाई का परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रिश्तों में काफी जुड़ा हुआ था। उसकी पत्नी हेमलता घर संभालती थी और उनका बड़ा बेटा रोहित कॉलेज में पढ़ता था। उनकी छोटी बेटी पूजा 12वीं कक्षा में थी और अपने पिता को परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी मानती थी। मनोज भाई का छोटा भाई दिनेश भी उसी शहर में रहता था और एक कपड़े की दुकान चलाता था। दिनेश की पत्नी मीनाक्षी और उनके 2 बच्चे अक्सर मनोज भाई के घर आते जाते थे। परिवार में मनोज भाई के बूढ़े पिता हरि भाई भी रहते थे, जिनकी नजर में उनका बड़ा बेटा हमेशा ईमानदारी की मिसाल रहा था। मनोज भाई पिछले कई वर्षों से छोटे व्यापारियों को पैसे लगाने और उनसे रकम जुटाने का काम करता था। शुरुआत में उसका काम बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। वह लोगों को बताता था कि उनकी रकम एक निजी व्यापारिक योजना में लगाई जाएगी और कुछ महीनों बाद उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। पहले कुछ लोगों को सचमुच पैसा वापस मिला। यही बात मनोज भाई के लिए सबसे बड़ा भरोसा बन गई। जिस आदमी को 6 महीने बाद अपनी रकम के साथ अतिरिक्त पैसा मिला, वह दूसरे 4 लोगों को भी उसके पास लेकर आया। धीरे धीरे मनोज भाई के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उसने अपने दफ्तर का नाम रखा था शुभ निवेश सलाह केंद्र। बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था और अंदर 2 मेज, 4 कुर्सियां और एक पुराना कंप्यूटर रखा था। मनोज भाई के साथ उसका बचपन का दोस्त सुरेश काम करता था। सुरेश लोगों से बातचीत करने में बहुत तेज था और उसे यह समझ आ गया था कि लोगों को पैसा देने के लिए सबसे पहले भरोसा दिलाना जरूरी है। वह आने वाले हर आदमी से उसके परिवार, व्यापार और भविष्य की जरूरतों के बारे में बातें करता था। फिर वह धीरे से कहता था कि छोटी रकम से शुरुआत कीजिए और खुद परिणाम देख लीजिए। यही तरीका सबसे ज्यादा काम करता था। 2008 की शुरुआत तक मनोज भाई के पास लाखों रुपए आने लगे थे, लेकिन उस समय तक असली व्यापार उतना बड़ा नहीं था जितना लोगों को बताया जा रहा था। नई रकम का एक हिस्सा पुराने निवेशकों को लौटाया जाता था। बाकी रकम से मनोज भाई अपने निजी खर्च चलाने लगा था। उसने नया मकान लिया। उसने अपने भाई दिनेश को महंगी मोटरसाइकिल दिलाई। उसने अपनी पत्नी हेमलता के नाम पर सोने के गहने खरीदे। रोहित की पढ़ाई के लिए भी बड़ी रकम खर्च की गई। परिवार को लगता रहा कि मनोज भाई का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ उसके छोटे भाई दिनेश को कभी कभी शक होता था। एक रात खाना खाने के बाद दिनेश ने अपने भाई से पूछा कि आखिर इतनी रकम कहां से रही है। मनोज भाई ने हंसकर कहा कि कारोबार में यही होता है और ज्यादा सवाल करने से आदमी कभी बड़ा व्यापारी नहीं बनता। दिनेश चुप हो गया, लेकिन उसके मन में वह बात रह गई। कुछ ही महीनों बाद मनोज भाई ने लोगों से निवेश की रकम और बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू कर दी। इस बार उसने दावा किया कि अहमदाबाद के आसपास जमीन और निर्माण से जुड़े कारोबार में पैसा लगाया जाएगा। लोगों को बताया गया कि जमीन पहले से खरीदी जा रही है और कीमत बढ़ते ही उसे बेचकर मुनाफा कमाया जाएगा। कागज पर कुछ दस्तावेज भी दिखाए जाते थे। कुछ दस्तावेज असली संपत्तियों से जुड़े थे, लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों को पूरी योजना का भरोसा दिलाने के लिए किया जाता था। जिन लोगों ने बड़ी रकम लगाई उनमें कपड़ा व्यापारी रमेश भाई शाह भी था। रमेश भाई अपनी पत्नी सुशीला और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे लगभग 10 लाख रुपए मनोज भाई की योजना में लगा दिए। उसे विश्वास था कि शादी तक रकम बढ़कर काफी ज्यादा हो जाएगी। पहले कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। रमेश भाई को समय पर ब्याज मिलता रहा। फिर एक दिन उसने अपनी मूल रकम वापस मांग ली। मनोज भाई ने कहा कि अभी पैसा जमीन के सौदे में लगा हुआ है और कुछ सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। रमेश भाई ने भरोसा कर लिया, लेकिन कुछ सप्ताह महीनों में बदल गए। उधर कई दूसरे निवेशक भी अपनी रकम वापस मांगने लगे थे।
मनोज भाई हर आदमी को अलग अलग तारीख बताता था। किसी को सोमवार कहा जाता, किसी को अगले महीने का वादा किया जाता, किसी से कहा जाता कि बैंक से भुगतान आने वाला है, लेकिन किसी को पूरी रकम नहीं मिलती थी। 2009 की एक सुबह स्थिति अचानक बदल गई। दफ्तर खुला ही नहीं। रमेश भाई सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में था। उसने कई बार फोन किया, लेकिन मनोज भाई का मोबाइल बंद था। कुछ देर बाद सुरेश भी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लोगों ने उससे पैसे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उससे भी पूरी जानकारी नहीं है। यह बात सुनते ही भीड़ में गुस्सा फैल गया। एक आदमी चिल्लाकर बोला कि अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो हमारा पैसा किसके पास है? सुरेश कोई जवाब नहीं दे पाया। उस दिन शाम तक करीब दर्जनों निवेशक मनोज भाई के घर के बाहर जमा हो गए। हेमलता घर के अंदर बैठी रो रही थी। उसे भी पहली बार पता चला कि उसके पति पर कितने लोगों की रकम बकाया। हरि भाई ने अपने बेटे से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि लोग घर के बाहर पैसा मांगने आ रहे हैं। मनोज भाई ने अपने पिता से नजरें नहीं मिलाई। उस रात परिवार में किसी ने खाना नहीं खाया। अगली सुबह मनोज भाई ने अपने छोटे भाई दिनेश को फोन किया। उसने कहा कि कुछ दिन के लिए परिवार को लेकर बाहर चले जाओ। दिनेश ने पूछा कि क्यों? मनोज भाई ने कहा कि मामला बिगड़ गया है। दिनेश ने पहली बार अपने भाई से सीधे पूछा कि क्या उसने लोगों का पैसा गलत जगह लगाया है। कुछ सेकंड तक फोन पर चुप्पी रही। फिर मनोज भाई ने फोन काट दिया। दिनेश समझ गया कि मामला साधारण कारोबार का नहीं था। उसी दिन कुछ निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उनसे निवेश के नाम पर बड़ी रकम ली गई और बाद में पैसा वापस नहीं किया गया। पुलिस ने दफ्तर और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। दफ्तर से कई रजिस्टर, रसीदें और कंप्यूटर से जुड़े रिकॉर्ड मिले। जांच में सामने आया कि अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर रकम ली गई थी। कई निवेशकों को शुरुआती दौर में भुगतान किया गया था। इसके बाद नई रकम आने पर पुराने लोगों को भुगतान करने का तरीका अपनाया गया था। जांच अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज भी मिले जिनसे पता चला कि कई निवेशकों को वास्तविक व्यापारिक लाभ के बजाय नई जमा रकम से भुगतान किया गया था। यह बात मामले को गंभीर बना रही थी। पुलिस ने मनोज भाई की संपत्तियों और बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कई खातों में बड़ी रकम आने और थोड़े समय बाद अलग अलग खातों में भेजे जाने की जानकारी सामने आई। कुछ रकम निजी संपत्तियों और महंगे सामान पर खर्च हुई थी। कुछ रकम रिश्तेदारों के खातों में भी गई थी। लेकिन दिनेश ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसके भाई ने उसे कारोबार की असली स्थिति कभी नहीं बताई थी। उसने यह भी बताया कि मोटरसाइकिल और कुछ दूसरे खर्च मनोज भाई ने अपनी तरफ से किए थे। दिनेश ने कहा कि अगर उसे पता होता कि पैसा निवेशकों का है तो वह कभी उसे स्वीकार नहीं करता। पुलिस की पूछताछ में सुरेश से भी कई सवाल किए गए। सुरेश ने माना कि वह लोगों को निवेश योजना समझाता था, लेकिन उसका कहना था कि उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि कारोबार सचमुच चल रहा है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कुछ लोगों को जानबूझकर ऐसे कागज दिखाए गए थे जिनसे कारोबार की स्थिति वास्तविक से ज्यादा मजबूत दिखाई देती थी। कई निवेशकों ने बताया कि उन्हें निश्चित मुनाफे का भरोसा दिया गया था। कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचकर पैसा लगाया था। एक बुजुर्ग निवेशक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए बचाई रकम भी मनोज भाई के पास लगा दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि कुछ महीनों में रकम बढ़ जाएगी। अब वह अपने ही पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ रहा था। इस मामले का सबसे दुखद असर मनोज भाई के अपने परिवार पर पड़ा। उसका बेटा रोहित कॉलेज जाना बंद करने लगा। उसे डर था कि उसके दोस्तों को पिता के मामले के बारे में पता चल जाएगा। पूजा अपनी मां से बार बार पूछती थी कि लोग उनके घर के बाहर क्यों आते हैं। हेमलता के पास कोई जवाब नहीं था। हरि भाई कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस बेटे को उन्होंने ईमानदार समझकर पूरा जीवन भरोसा दिया था, उसी के कारण इतने परिवार परेशान हो गए थे। कुछ दिनों बाद मनोज भाई पुलिस के सामने पेश हुआ। पूछताछ के दौरान उससे निवेशकों की रकम, खातों और संपत्तियों के बारे में सवाल किए गए। उसने शुरुआत में दावा किया कि कारोबार में नुकसान हुआ है, लेकिन
लेकिन जांच अधिकारियों के सामने मौजूद दस्तावेजों ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर केवल कारोबार में नुकसान हुआ था तो इतनी रकम निजी खर्चों में क्यों गई? अगर जमीन के सौदे में पैसा लगा था तो उन सौदों से जुड़े दस्तावेज कहाँ थे? और अगर निवेशकों को तय मुनाफा देने की योजना थी तो नई रकम आने पर पुराने निवेशकों को भुगतान क्यों किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब आसान नहीं थे। जांच में धीरे धीरे पूरा ढांचा सामने आने लगा। लोगों का भरोसा पहले बनाया गया था, पहले छोटे भुगतान करके भरोसा मजबूत किया गया था। फिर निवेश की रकम बढ़ाई गई थी। जब रकम बहुत बड़ी हो गई तो भुगतान का दबाव बढ़ गया, और जब नई रकम से पुराने लोगों का भुगतान भी संभालना मुश्किल हो गया तो पूरा ढांचा टूटने लगा। मामला अदालत तक पहुंचा। निवेशकों ने अपनी रकम वापस पाने की मांग की। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। रमेश भाई शाह की बेटी की शादी टल गई क्योंकि उसके लिए बचाई गई रकम वापस नहीं मिली। दिनेश को भी अपने भाई से दूरी बनानी पड़ी। मीनाक्षी ने अपने पति से कहा कि परिवार को इस मामले से अलग रखना जरूरी है, लेकिन रिश्तों पर लगा दाग इतनी आसानी से नहीं मिटा। कई साल बाद जब नारायणपुरा की उस पुरानी गली से कोई गुजरता था तो लोगों को वह छोटा सा दफ्तर याद आता था जहां कभी बड़ी कमाई के सपने दिखाए जाते थे। वहां अब कोई निवेश कार्यालय नहीं था, बोर्ड हट चुका था, दरवाजे पर धूल जमा थी। लेकिन उन परिवारों के लिए कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। किसी की बेटी की शादी देर से हुई, किसी का व्यापार बंद हो गया, किसी बुजुर्ग की बचत खत्म हो गई, और किसी परिवार ने जीवन भर की जमा पूंजी वापस पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए। मनोज भाई के परिवार के लिए भी वह दौर हमेशा के लिए एक कड़वी याद बन गया। हरि भाई ने अपने अंतिम दिनों में बेटे से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो उसने अपने ही शहर के लोगों का भरोसा क्यों तोड़ा? मनोज भाई के पास उस सवाल का कोई ऐसा जवाब नहीं था जो उसके पिता को संतुष्ट कर सके। यह कहानी यहीं एक सबसे जरूरी बात छोड़ जाती है। वित्तीय धोखाधड़ी अक्सर किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं होती, वह भरोसे से शुरू होती है, छोटे वादों से आगे बढ़ती है, पहले कुछ सफल भुगतानों से लोगों को विश्वास दिलाती है, और जब लोग अपनी मेहनत की कमाई उसके हवाले कर देते हैं तो वही भरोसा अपराधी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अहमदाबाद की उस काल्पनिक कहानी में भी अपराध की शुरुआत किसी हथियार से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी एक कागज से, फिर एक रसीद से, फिर कुछ मीठी बातों से, और आखिर में उन लोगों की जिंदगी से जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई किसी भरोसेमंद हाथ में देने की गलती की थी। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.